भाजपा के तंत्र ने एक बंदे को, पढ़े लिखे नौजवान को 11 साल पप्पू साबित करने के लिए लगा दिए। करोड़ों रुपए आईटी सेल के नाम पे लुटा दिए। हजारों जगह उसकी बदनामियां करने के पूरा जोर लगा के रखा। आज उस बंदे के एक शब्द ने, एक लाइन ने पूरी भाजपा की नींद उड़ा के रख दी। उस बंदे ने कहा कि 1 साल में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। उस एक लाइन ने पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया। मोदी और शाह की पूरी नींद उड़ गई जब से राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार 1 साल में गिर जाएगी। मतलब कि अब इन्होंने वो काम दोबारा शुरू कर लिया जो पर्दे के पीछे रह के पुराने टाइम पे मंत्री किया करते थे, सरकारें किया करती थी, विधायकों की खरीद फरोख्त करते थे। अब वो काम खुलेआम हो रहा है। आपने देखा ही होगा, बंगाल में अभी भी चुनाव हुए हैं, वहां के क्या हालात हैं। ममता बनर्जी, जो कि अपनी पार्टी की सुप्रीमो मानी जाती थी, जिनसे ऊपर कुछ नहीं था उनकी पार्टी में, उन्हीं के विधायक उनसे टूट के भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और शरद पवार की पार्टी टूटने के कगार पे खड़ी है, उनके सांसद बीजेपी के संपर्क में है। जब से राहुल गांधी ने ये बोला है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तब से हमारे चाणक्य लगे पड़े हैं कुछ भी करके बहुमत का आंकड़ा अपने दम पे बना लिया जाए। मतलब कुल मिला के जो एनडीए की सरकार अभी गठबंधन के सर पे चल रही है, उस गठबंधन को खत्म करके अपनी सुपर फुल पावर की सरकार को, फुल मेजोरिटी की पावर की सरकार को स्थापित करने में चाणक्य लग गए हैं। अमित शाह का पूरा जोर इसी काम पे है कि वो अपनी सरकार को पूरी को स्थापित कर लें। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट पे। बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। बंगाल में जो खेला ममता बनर्जी करना चाहती थी, उसके ऊपर लगाम लगा के मोदी और अमित शाह ने उसको साइड में किनारे कर दिया। हमारे ज्ञानेश कुमार जी की मर्जी के बिना वहां पे पत्ता नहीं हिला। वहां की इलेक्शन में जो जो खेला, जो जो ईवीएम की गेम हुई, वो सारी दुनिया के सामने आ गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा की मांग की गई, ईवीएम की मांग की गई ताकि जांच हो सके, रातों रात उस बिल्डिंग में आग लग गई। पता नहीं वो आग कहां से लगी, कैसे लगी, पूरी ईवीएम चल के स्वाहा हो गई। मतलब जितने ईवीएम के सबूत थे वो उनके साथ चल के चले साइड में चले गए। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर उसी रात उसी आग में जल गया, क्योंकि अभी वो 71 साल की हैं। अगर अब 5 साल बाद अगर चुनाव होंगे, वो 76-77 की हो जाएंगी। मतलब उस उम्र में मुख्यमंत्री को बनना, संभाल के चलना, ये आप समझदार है कि किस हाल में होगा। मतलब से राहुल गांधी ने इस सरकार के गिरने की बात की है, तब से विधायकों की जोड़ तोड़ का काम शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत आपने पंजाब से होती हुई देख ली होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर साथ के साथ कैसे एक पलड़े से उठ के सीधा बीजेपी के पलड़े में जाके बैठ गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाने के बाद जो जोड़ तोड़ अभी शुरू हुई है इस राजनीति में, आने वाले 6-7 महीने ऐसे गुजरेंगे, एक से बढ़ के एक खबर निकल के आएगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब अमित शाह ने ममता बनर्जी को किनारे लगा दिया। शरद पवार जी का नंबर लग चुका है। शिवसेना की हालत आप देख ही चुके हो। शिंदे किस कगार पे आके खड़े हैं वो भी आप देख चुके हो। पीछे बचते हैं अखिलेश यादव। एक ही पार्टी बची है, अखिलेश यादव, जिसकी बड़ी पार्टी है। उसके उसके अलावा इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, जो एक ही पार्टी को तोड़ के उसके बाद जो हाल इस देश का करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। अखिलेश यादव, चलो मेरी बात बुरी लग जाएगी, अखिलेश यादव इतने बड़े नेता नहीं है जितने बड़े उनको दिखाया गया है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को दे दी। उसके बाद धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, सत्ता जाती रही। यूपी में आपने हालात देखे होंगे क्या होंगे। अब इनकी नज़र सीधे सीधे सपा के ऊपर है, सपा के नेता अखिलेश यादव के ऊपर है। अभी अखिलेश यादव को डिसाइड करना होगा, वो अपनी ममता बनर्जी जैसी हालत चाहते हैं या वो एक साइड एक साथ मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। क्योंकि सपा की हालत इस टाइम पे अगर चुनाव हो जाए इतनी सही नहीं है जितनी इंटरनेट पे दिखाई जाती है, रीलों में दिखाई जाती है कि गोदी मीडिया कुछ दिखा रहा है, इंटरनेट पे कुछ दिखा रहा है। सपा की हालत अब ऐसी है, जो वहाँ का राजपूत वोटर है, ब्राह्मण वोटर है, क्षत्रिय वोटर है, वो कभी भी सपा को वोट नहीं देगा। और यादवों की इनकी आपस में वो भी अच्छे से नहीं बन पाती। तीसरी बात आ गई हमारी मायावती जी की।
मायावती जी के साथ इनके रिलेशन आप सबको पता ही है। और बाकी ईडी सीबीआई का डर सबको सताता है। आपने वो मायावती जी की रैली जो हुई थी उसमें देख ही लिया होगा कैसे उन्होंने भर भर के बीजेपी की, योगी राज की तारीफें की और सपा को जम के धोया, जो कि सत्ता में है भी नहीं। मतलब एक बात क्लियर हो गई, जो मायावती जी वाले वोटर हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे, पीछे बचा मुस्लिम वोटर। अब अकेला मुस्लिम वोटर क्या ही कर लेगा। आप सब समझदार हैं, सोच सकते हैं, जिनके पास ज्ञानेश कुमार जैसी पावर हो, जिनके पास ईवीएम की पावर हो, अकेला मुस्लिम मिलके क्या कर लेगा। क्योंकि कांग्रेस की वोट एक साइड पे रहेगी। मुस्लिम वोट अगर सपा को जाती है और मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस को जाती है तो उसके दो फाड़ हो गए। अब तीसरी पार्टी जो यूपी में मुस्लिमों के बीच चर्चित होने लग गई है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। कुछ लोग बोलते हैं ये बीजेपी की बी पार्टी है जो मुस्लिमों को वोट तोड़ने के लिए यूपी में इनको राह दिखाया जाता है। मतलब मुस्लिम वोट तीन जगह बढ़ जाएगा, एक सपा को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा और हमारे ओवैसी साहब को जाएगा। अब तीन जगह अगर एक चीज बढ़ जाएगी और दूसरी साइड तीन जगह एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो जीत किसकी होगी? ऑब्वियसली बीजेपी की जीत होगी। मतलब अब इनका पूरा पूरा जोर लगा हुआ है कि अखिलेश यादव को खत्म कर दिया जाए। अखिलेश यादव खत्म होते हैं, पीछे बचती है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं के हाल आपको अच्छे से पता है, वो आगे किसी को आने नहीं देते नए बंदे को। उनका पूरा पूरा फोकस इसी बात पे रहता है कि हमारे बच्चे आगे आ जाएं। और कांग्रेस में बैठे हुए स्लीपर सेल कभी नहीं चाहेंगे कि अब कांग्रेस का भला हो जाए, क्योंकि उसमें ऐसे इनकी आपस में तो बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़े मरते फिरते हैं। और राहुल गांधी जी को तो उसके बारे में क्योंकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट उनके पास अच्छे भले देने वाले तो इनके नेता ही है ना, वो उनको क्या ही रिपोर्ट देंगे। लेकिन हाँ, एक बात इसकी पक्की है, जो राहुल गांधी इस देश में अभी कर रहे हैं वो और कोई नेता नहीं कर पा रहा। उनके खिलाफ जो जो साजिशें हो रही थी, उनको बदनाम किया जा रहा था, उनको पप्पू साबित किया जा रहा था, उनको अनपढ़ साबित किया जा रहा था, उस चीज को लेके राहुल गांधी ने इनको बुरे हालात में डाल दिया है। इनको मजबूर कर दिया है कि ये बौखला के सत्ता पे कोई ना कोई गलती खड़ी करें। अभी राहुल गांधी ने नीट के पेपर के ऊपर जैसे इन्हीं के गढ़ में जा जाके वहीं पे स्टूडेंट से बात की, उनके मुद्दे सुने, उनसे बातें की, ट्रेन यात्रा करके उनसे ट्रेन में मिले। और सबसे बड़ी बात, जो अंडमान निकोबार में जो पेड़ों की कटाई अभी इन्होंने शुरू की है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, हम वहां पे इंडस्ट्री लेके जाएंगे, इंटरनेशनल वहां पे टूरिज्म पैदा करेंगे, वहां पे जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बारे में किसी की जुबान नहीं खुली। इकलौते राहुल गांधी थे जिन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया, इसके ऊपर ऑनलाइन आंदोलन शुरू किया। और एक तरफ है हमारे महामानव जो जाते हैं अंडमान, साथ में इतने सारे एसपीजी कमांडो लेके जाते हैं, हाथ में मोर पंख, डाइविंग करते हैं, अपना फोटोशूट करवाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है उसमें राहुल गांधी के 9.5 मिनट के भाषण ने जो आग लगाई है, इनके नींद उड़ाई है, इनकी रातों की नींद उड़ा के रख दी है हमारे महामानव जी की पार्टी वालों की। उसके चलते अब इस देश में दोबारा से विधायकों की तोड़ मड़ोड़, खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, सांसद चुन के एक पार्टी से आते हैं और पैसे के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि जनता ने जिस पार्टी के लिए जिनको वोट दिया है उसी पार्टी में रहे, अगर वो उनको छोड़ के जाते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इसमें अकेली बीजेपी की गलती नहीं है, पहले कांग्रेस सरकार रही थी उनके टाइम भी ये कुछ होता ही था। उस टाइम पर्दे के पीछे होता था, लेकिन इस सरकार में खुलेआम शरेआम हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ईवीएम हमारी है। अगर जिनको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, जो इतनी बातें बोली जाती हैं उनके मुंह पे, ईवीएम के बिना चुनाव करा के देख लो। पंजाब में ईवीएम चुनाव हुए थे, ईवीएम से बिना चुनाव हुए थे, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो हुए थे। आप सोच के हैरान हो जाओगे, 1100 से ज्यादा सीटों पर, नगर पालिका की सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई। और ये बंदे 2 दिन पहले हाई कोर्ट में भी गए थे कि वहां पंजाब में जो इलेक्शन हो रही है वो बैलेट पेपर में कराने की बजाय आप ईवीएम से करवाओ। और मेरे को तो लग रहा है पंजाब सरकार का दिमाग थोड़ा तेज चल गया। उन्होंने देखा कि बंगाल में चुनाव हो रखे हैं, ईवीएम उधर बिजी है, इन्होंने इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव करा के पूरी दुनिया, पूरी जनता के सामने रख दिया कि ईवीएम के बिना इनके हालात ऐसे हैं। 1100 से ज्यादा विधायकों की जमानत जब्त हो जाती है। बात वापस यूपी की करते हैं। इनका फोकस अब अखिलेश यादव को तोड़ने पे लगा हुआ है।
अखिलेश यादव के पास कितने विधायक हैं, अगर उनमें से आधे टूट के चले गए तो इनके हाथ में क्या रहेगा। इनकी जो मेजोरिटी, इनके पास थोड़ी बहुत पावर बची हुई है, वो भी जाति किनारे हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके पास ईडी, सीबीआई और सीबीआई का इनका जो अपना तोता इनके पास बैठा है, उसका कुछ भी यूज ये कर सकते हैं। मायावती जी ने अपना भतीजा आगे करके देखा था, उसने इनके खिलाफ थोड़े दो चार शब्द बोले, उसके बाद उसको पार्टी प्रधान के जो पार्टी का स्पोक्स पर्सन लगाया था उसके ओहदे से ही साइड करके बिठा दिया गया। ऐसा क्या डर था उनके मन में जो ये कदम उनको उठाना पड़ गया। इससे साबित ये बात, एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ईडी सीबीआई के डंडे से सब डरे हुए हैं। और स्टालिन के ऊपर इनकी नजर, भाई जो बंदा कहता था तमिल स्टेट हमारे ऊपर सबसे, हम नंबर 1 है, हम हिंदी को साइड करते हैं, हिंदी के लिए जो लड़ाई लड़ते रहते थे, जिनकी सरकार, भाजपा की सरकार जिनकी कभी नहीं बनी, जहां पे अभी हमारे एक्टर विजय थालापति जीत के आए हैं, और उनके वहां के जो पहले मुख्यमंत्री स्टालिन थे वो इंडिया गठबंधन से साइड होके बैठ गए हैं। अब उसके ऊपर नजर किनकी है, हमारे चाणक्य की नजर है उनके ऊपर। अगर इंडिया गठबंधन में से वो अलग हुए उनके पास लगभग 22 विधायक हैं, नायडू के पास है 16, नायडू से 6 विधायक ज्यादा है उनके पास। अब नायडू को तो साइड में, नायडू को तो सुनने को मिल रहा है कि अब तो मोदी जी उनका फोन भी नहीं उठाते। आपने कल देखा ही होगा, रामदेव जी के साथ उनको योगा करना पड़ रहा था। जो बंदा किसी को मिलने के लिए टाइम नहीं देता था, वो रामदेव के साथ योगा करता हुआ घूम रहा है। अब पूरी नजर स्टालिन के ऊपर बैठी हुई है कि उनके विधायक किसी तरह हमारे साथ आके मिल जाएं, हमारा जो लोकसभा में मेजोरिटी का जो हमारा का जो नंबर है वो हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद हम 300 के पार सीटें अपनी किसी तरीके से करके वन नेशन वन इलेक्शन पे चले जाएं, जो कि पार्लियामेंटल जेपीसी बनी हुई है, उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन करना है। आप सोच लो कि पूरी, अभी तो एक एक स्टेट में जाके खेला करते हैं, इनकी पूरी रणनीति ये है कि ये पूरे देश में एक बार ही खेला करके सारी सरकारों को साइड लगा के, जो अपने साथ आता है अपने साथ, नहीं तो साइड में करके खत्म करके हम बैठ जाएं इनके ऊपर स्थापित होके। मतलब अगर 2029 में इनको वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए तो इनको 2/3 मत बहुमत चाहिए। अब वो कैसे होगी, वो जोड़ तोड़ के बिना तो होगी नहीं। अभी जैसे सरकारें बनी हुई हैं, मान लीजिए 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन वाला उस तक, तब तक जाते जाते ये रूल पास कर लेते हैं, तो जिन सरकारों का कार्यकाल 3 साल से ज्यादा होगा उनकी, उनको भंग करके ये 2029 में दोबारा से चुनाव करा देंगे, कोई ना कोई ये संशोधन कर लेंगे। लेकिन जो सरकार, कार्यकाल को कम करने के लिए संशोधन हो सकता है, लेकिन कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ेंगे उस पर बहुत गर्दा उठेगा। क्योंकि यूपी की सरकार, यूपी में अब इलेक्शन है, अब 2 साल में 27 में इलेक्शन हो गया, अब 2 साल के लिए सरकार कैसे चुनेंगे ये। अगर नहीं चुनेंगे 2 साल के लिए सरकार, अगर योगी का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाते हैं तो वहां पे ये फंस के बैठते हैं, वहां पे बड़ा आंदोलन होना ही होना है। अब अगर योगी जी का इनको 2 साल का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा तो उसके लिए जो जो कांड होने हैं वो आप सोच नहीं सकते। 2027 में क्या क्या होगा अगर इनको इलेक्शन को रोकना पड़ गया। वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में अगर इन्होंने 2 साल योगी जी के बढ़ाने की बात कर दी तो आप सोच के देखिए कैसे कैसे आंदोलन खड़े होंगे। अभी राहुल गांधी तो नीट के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, घपलेबाजी की बात कर रहे हैं, सीबीएसई ने जो कांड किए उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट ने उनके सामने उनकी साइट को हैक करके सामने रख के दे दिया, भाई ये देखो ये आपकी साइट की औकात है। मतलब अब नया फ्रंट आके एक और खड़ा हो गया है, हमारे जो दिल्ली में आके बैठ गए हैं कॉकरोच पार्टी वाले अभिषेक दीपके जी। अब इनको बोला जा रहा है ये आम आदमी पार्टी के करीबी हैं, आम आदमी पार्टी को बोला जा रहा है कि ये बीजेपी की करीबी है। और अभी चुनौती राहुल गांधी के सामने आके ये दूसरी चुनौती आके खड़ी हो गई है कि ये जो कॉकरोच आंदोलन इनका शुरू हुआ है ये राहुल गांधी को खत्म करके ना चला जाए। क्योंकि जो है तो चाहे जिसकी मर्जी पार्टी जो इसका, लेकिन युवा इसके साथ जुड़ेंगे, नौजवान, जो बंदा परेशान है वो तो इनका साथ देगा। क्योंकि आपने, लेकिन एक बात शक पैदा ये करती है, क्योंकि किसान आंदोलन करने जाते हैं उनके ऊपर डंडे मारे जाते हैं,
उन्होंने तो यही बोला था ना कि हमें जंतर मंतर में बिठा के हमको प्रोटेस्ट करने दो, इनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया। पहलवान बेटियां गई थी जंतर मंतर पे, उनको कैसे घसीट घसीट के खींचा गया। टीचर्स ने आंदोलन किया, उनकी हालत आपने देखी, कैसे उनको खींच खींच के बालों से पकड़ पकड़ के उनको डरा धमका के उनको साइड में किया गया। खान सर इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा ऊपर नीचे बोल देते हैं, इनकी पोल को खोल के रख देते हैं, अंजना दीदी जी की पोल को खोल देते हैं। इनके जो संदूर के टाइम पे इन्होंने जो बेइज्जती करवाई थी, झूठी खबरें चला चला के उसके बारे में बात कर देते हैं, वो आपने सारा कुछ देख ही लिया होगा। लेकिन अभी शेख दीप के जब दिल्ली में आए, इनकी दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पे परमिशन लेके खुद पहुंच गई कि ये उठाओ भाई परमिशन का कागज, आप बैठो धरना प्रदर्शन करो, आपको हमको कोई चिंता नहीं है। और सारे मीडिया का फोकस जो पूरे देश में नीट के पेपर की घपलेबाजी लीक को लेकर प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही थी, यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे थे, उनको डंडे मारे जा रहे थे, उनको पीटा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था, उसको लेकर जो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका सारा फोकस हटा के इन्होंने अभिजीत दीपके की पार्टी के ऊपर सेट करके बिठा दिया। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल की ये बातें की जा रही थी कि इतने लाख इतने करोड़ फॉलोअर्स एक दिन में बढ़ गए। मतलब सोचने वाली बात है। जो पार्टी दिल्ली में पत्ता हिलने नहीं देना चाहती, वो पार्टी एयरपोर्ट पे जाके खुद से परमिशन दे के कैसे उनको जंतर मंतर पर बिठा सकती है। हमारे जाने माने सोनम वांगचुक साहब जो लद्दाख के हकों की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि चीन हमारी जमीन को कब्जा रहा है। इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए टेंट बना के दिए, वहां की पानी की प्रॉब्लम के लिए आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी का उन्होंने क्रिएट करके दी कि ये लो भाई, आपको सर्दियों में पानी की कमी होती है, गर्मियों में पानी की कमी होती है, ये लीजिए आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी है, इससे आपको पानी की कमी कभी नहीं होगी, खेती कीजिए जो मर्जी कीजिए। जो इंडिया के लिए इतने बड़े बड़े अवार्ड इंडिया में लेके आते हैं, जिनको बाहर के साइंटिस्ट अमेरिका जैसे यूके लंदन अमेरिका जो भी कंट्रियां बोलती होंगी कि हमारे पास आओ, हमारी कंट्री के लिए काम करो, लेकिन वो बंदा लद्दाख में अपने लोगों के बीच बैठ के अपने देश के लिए, अपनी इंडियन आर्मी के लिए बैठ के काम करता है। उस बंदे को देशद्रोही साबित करके एनएसए लगा के जेल में डाल दिया। हालांकि बाद में उनको जो जो भी उनकी बातचीत आपस में होगी, जो भी इनकी जो फजीयत हुई, इनकी बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल इनका जलूस निकला, उसके चलते एनएसए हटा के इनको चलो बाहर निकालना पड़ गया। लेकिन आप बात सोचिए, जो कॉकरोच पार्टी जो राहुल गांधी की के एंटी सामने आके अब खड़ी हो गई है, युवाओं के नेता, बीजेपी के पास तो युवाओं का नेता कोई दिख नहीं रहा। मोदी जी ही बुढ़ों के नेता है, मोदी युवाओं के नेता है, मतलब मोदी जी सब कुछ है। लेकिन राहुल गांधी का एक अपना विजन है, वो स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, जो बेरोजगार नौजवान है उनके बीच में जाते हैं, उनकी बात उनके साथ सीधा इंटरेक्ट करते हैं। जो उन्होंने पैदल यात्रा की, उसके बाद उनका जो चेहरा निकल के सामने आया, सबके सामने है। अब भाई उस चीज को खत्म कैसे किया जाए। देखिए, जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं ना, वो सिर्फ सत्ता का भोग मानने के लिए नहीं होते, उनका ये भी होता है कि जो सामने वाला दुश्मन है वो भी हमारी मर्जी का ही हो। वो ये चाहते हैं कि दुश्मन हमारे खिलाफ का ना हो, हमारी मर्जी का हो, उसे हम जब मर्जी कंट्रोल कर सके। इसी के चलते जहां तक मेरे को लगता है कि दिल्ली में एयरपोर्ट के ऊपर जो बंदा लैंड होके बैठा है, सीधा दिल्ली पुलिस जो दिल्ली में किसी को धरना करने के लिए घुसने तक नहीं देती, उसको परमिशन देने के लिए सीधा एयरपोर्ट पे ये लीजिए परमिशन, वहां से गाड़ी में बिठा के जंतर मंतर पर छोड़ती है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए। ये बात हजम नहीं होती। और बात अगर कुल मिला के राहुल गांधी का एक बयान की आने वाले एक साल में ये सरकार गिर जाएगी, उसने सारे बंदों को बौखला के खड़ा कर दिया है। पूरी भाजपा के अंदर बौखलाहट साफ साफ नजर दिखाई दे रही है। कैसे विधायकों को अपनी ओर किया जाए, कैसे अपना बहुत बहुमत का आंकड़ा अपनी एक पार्टी के नाम पे पार किया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन को पास किया जाए, उसके लिए इनका पूरा जोर लगा पड़ा है। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तीसरी वीडियो है 0 सब्सक्राइबर है, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाना। ओके, थैंक यू सो मच।